चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट। लेजर से अगला पार्ट क्या है, उसका नाम फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें हम लेजर की को यूज करके अपने कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं। मतलब फाइबर क्या है बच्चों, जो हमारे घरों में आता है ना। आपने देखा होगा एयरटेल, जियो, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, ये सब क्या है, एक तरीके से नेट प्रोवाइडर है। किसके थ्रू नेट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, हमें डाटा किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइबर केबल के थ्रू, है ना बच्चों। अब उस फाइबर केबल में डाटा कैसे ट्रेवल कर रहा है, लेजर के थ्रू। लेजर क्या है बच्चों, लाइट, यानी कि लाइट सिग्नल के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में। फाइबर, इसका नाम क्या है इस पूरे टॉपिक का, इस पूरी ब्रांच का, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर तो हुआ एक वायर जिसके थ्रू हमारे पास डाटा आ रहा है। और ऑप्टिक्स क्यों रखा है नाम बेटा, क्योंकि ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट की, जो कि हम कर चुके हैं थर्ड यूनिट में, है ना बच्चों। तो यहाँ लाइट कौन सी यूज कर रहे हैं, जो कि हमने बना ली है अभी अभी, क्या बनाई है, लेजर। क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों लेजर यहाँ पर, क्योंकि लेजर यूनिडायरेक्शनल है, डाइवर्जेंस यानी कि फैलाव उसमें बहुत ही मिनिमम है, और इसके कारण उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस तक चला सकते हैं, है ना। और एम्पलीफाई होकर हमें मिली गई है लाइट। एम्पलीफाई होने का मतलब एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है उसका, है ना बच्चों। ये सारी प्रॉपर्टी लेजर में है, तो उसे यूज ही क्यों ना करा जाए। और मोनोक्रोमेटिक है बच्चों, है ना। मोनोक्रोमेटिक होने की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमम होगा वहां पर, और होता ही है मिनिमम। तो यानी कि हम लेजर का यूज कहाँ कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर में। चलो ये तो हमने जान लिया फाइबर क्या है, ऑप्टिक्स के वर्ड का मतलब जान लिया हमने, फाइबर ऑप्टिक्स का। अब नई बात जानते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स जो हमारे फाइबर हैं जिसमें नेट आ रहा है, वो बने किस चीज के होते हैं। 2 नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भी ना पूछे, क्वेश्चन भी ना पूछे, आपको तो पता होना चाहिए ना कम से कम। भाई आपके घर में ये टेक्नोलॉजी आ रही है और आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, और आपको ये नहीं पता, या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि ये क्या होता है ना। आपको पता होना चाहिए, सारी नॉलेज पता होनी चाहिए। बच्चे जो ऑप्टिकल फाइबर है, हमारा जो फाइबर है, उसकी जो कोर है, इनर कोर जो है बच्चों, इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो पार्ट पढ़ लेते हैं इसके, कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या क्या होते हैं। ये होते हैं बच्चों कंपोनेंट्स इसके। इसमें 3 मेनली कंपोनेंट होते हैं, इसे हम कोर बोलते हैं, इनर पार्ट, है ना बच्चों। फिर यहाँ पर चलता है, इसे हम बच्चों क्लैडिंग बोल देते हैं, ये होगी क्लैडिंग हमारी। और फिर आगे चलता है हमारा ये वाला, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, ये हमारा बच्चों क्या करता है, कोर और क्लैडिंग से ही हमारा सारा काम बनेगा। मेनली काम हमारा कोर सा बनेगा, क्लैडिंग उसको सपोर्ट करने के लिए मटेरियल रखा हुआ है कोई। और ये वाला क्या होता है बच्चों, लास्ट वाला, इसे बोलते हैं बच्चों बफर कोटिंग। इसे क्या बोलते हैं, बफर कोटिंग। अब ये क्या होता है बच्चों, ये होता है वायर को ह्यूमिडिटी से बचाने का काम करे, है ना, फ्रिक्शन से बचाने का काम करे, इनर कोर वायर को ना, और क्लैडिंग को, और रस्ट से बचाने का काम करे, डस्ट से बचाने का काम करे, ह्यूमिडिटी से, है ना, फायर से, सब चीजों को बचाने का काम कौन करता है बच्चों, बफर कोटिंग हमारा करती है। अब मेन काम है हमारा कोर का। अब बात आती है बच्चों, जो फाइबर है ना हमारा, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, मतलब कोर हमारी कौन से मटेरियल से बनी हुई है, ये पता लगाना है। एक हिंट दे रहा हूँ बच्चों, सोचने की कोशिश किया करो। लेक्चर जब भी मजेदार होता है, जब भी हम साइंस में घुस पाते हैं ठीक से, जब खुद से सोचें, डिपेंडेंसी हटाए। कुल मिलाकर होता है बच्चों बात नॉलेज का, डिपेंडेंसी हटा देना किसी चीज से। क्या है बच्चों, सुनो, लाइट हमारी, इसमें क्या चीज ट्रेवल करानी है हमें, लाइट ट्रेवल करानी है। और हमने, अगर तुमने बच्चों सेकंड यूनिट पढ़ी होगी, एक कौन सी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें हमारे बच्चों ईएम वेव कैसे चलती है फिर स्पेस में और कंडक्टिंग मीडियम में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आइडिया होगा। उसकी वीडियो हम बनाएंगे वैसे, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उसमें समझो कुछ। बच्चों जो लाइट होती है, यानी कि ईएम वेव, लाइट ही ईएम वेव है, वो बच्चों वैक्यूम में हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है, सी की स्पीड से, जैसे फोटोन आ रहे हैं ऊपर वैक्यूम में। लेकिन जैसे ही वो कंडक्टिंग मीडियम में जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी घटने लगती है ड्रास्टिकली, बहुत ज्यादा परसेंटेज में, कुछ कुछ ही दूरी ट्रेवल करने पे घट जाती है उसकी इंटेंसिटी। कहाँ पर जाती है, जब कंडक्टिंग मीडियम में जाती है, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, ये जो फाइबर ऑप्टिक्स के वायर बनेंगे या कोर बनेंगे, वो कौन से मटेरियल की बने। वीडियो पॉज करो, सोचो इस बारे में।
सोच लिया होगा। चलो हम बताते हैं किसकी बनेगी। एक बात बताओ बच्चों, जो हमारा बच्चों ये वाले जो वायर हैं जो कि कॉपर के वायर हैं, ये जो हमारे लाइट आ रहे हैं जिसमें, वो बहुत इजीली मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, है ना। तो क्या करती कंपनियां, भाई उनको ही लगा दो, यानी वायर को बिछा दो इजीली, उनको मतलब बहुत कम कॉस्ट में वायर मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन यूज नहीं करते ना, देखना उसे अंदर फाइबर को तोड़ के, है ना, आज ही करके देखना। ऐसा मत करना कि वो केबल काट दिया तो मैंने अपना ये देख लेना कोई पड़ा उड़ा वो टुकड़ा, उसमें देखना निकाल के अंदर का वायर कैसा होता है। बच्चों वो वायर बना होता है या तो प्लास्टिक का, है ना, या गिलास का, सिलिका गिलास का। अभी कहीं गिलास तो टूट जाएगा नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है कि उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। गिलास या प्लास्टिक, दोनों पे गौर दो, गिलास और प्लास्टिक क्या होते हैं, दोनों के दोनों ही नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। क्यों ऐसा क्यों किया भाई, कंडक्टिंग मटेरियल क्यों नहीं लिया। कंडक्टर जैसे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं कंडक्टर में, जो कि हम कॉपर ऊपर के वायर यूज करते हैं अमूमन, जिसमें लाइट जाती है, वो क्यों यूज नहीं करे। वो बच्चों इसलिए यूज नहीं करे क्योंकि अभी अभी जो मैंने बताया सेकंड यूनिट में हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जब हमारा लाइट यानी कि हमारी ऑप्टिकल वेव्स, जो हमारी लेजर हो या कुछ भी हो, जब वो फ्लो होती है किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में, तो उसको रोकने वाले हैं चार्जेस, यानी कि चार्ज उसके फ्लो को रोकते हैं। और जो बच्चा हमारा कंडक्टर होता है उसके सारे फ्री चार्ज कहाँ लाई करते हैं, उसकी बाउंड्री पे। यानी कि लाइट के को फ्लो होने से रोकने वाले दुश्मन सबसे बड़े कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो सबसे ज्यादा अवेलेबल कहाँ पर है, कंडक्टर में। तो कैसे ले लोगे भाई कंडक्टर फाइबर बनाने के लिए, पता चला कोर कंडक्टर मटेरियल की बना दी तुमने, कॉपर की बना दी समझो, और उसमें लाइट डाली रेजर लाइट, और वो जानी थी 500 किलोमीटर दूर, वो 500 मीटर नहीं चल पाई। ऐसी होगा, चल ही नहीं पाने की, क्योंकि कौन रोकेगा उसे, उसके फोटॉन्स से कौन इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे, चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे, जो आने जाने से उसे रोक देंगे। और अगर ऐसे मटेरियल ले लें जिसमें जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो मजा आ जाएगा हमारा, दौड़ती चली जाएगी लाइट एकदम हमारी लेजर लाइट। ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं, इंसुलेटर, या तो गिलास ले लो या प्लास्टिक ले लो जिससे बनी होती है कोर। मजा आया ना क्वेश्चन में, बस समझ गए ना कॉन्सेप्ट कि किसकी बनी होती है। ऐसा कोई कैसा बता दिया बस कि प्लास्टिक की बनी होती है गिलास की, भाई क्यों बनी होती है, कारण तो हमें यही जानना है, हमें हमारे चैनल पर कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। सब प्रिंसिपल देख लेते हैं बच्चों ऑप्टिकल फाइबर का क्या होगा। प्रिंसिपल सिंपल एकदम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे बेस है हमारी। क्या, जब हम लाइट को डेंसर से रेयर में भेजते हैं तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर भागती है। इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज कर रखा है। देखो सिंपल कौन सी कैसी प्रॉपर्टी है। सबसे फर्स्ट हमने मान लिया कि हमारा कोई एक बाउंड्री है ये, जो कि हमारी रेयर और डेंसर मीडियम को अलग कर रही है, सेपरेट। मैंने मान लिया रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। मैंने मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है बच्चों। क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है, थोड़ी सी इधर को मुड़ गई, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है वेव की। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वेव की वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ने के कारण वो दूर भागती है, तुरंत एकदम तेज चलती है ना। लेकिन जब रे हमारे रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है, इसलिए वो टुवर्ड द नॉर्मल जाती है। ओनली एंड ओनली इसका कॉन्सेप्ट बेस है वेलोसिटी पे और डेंसिंग मीडियम पे, रेयर और डेंसिंग मीडियम के कॉन्सेप्ट पे बेस है। चलो हाँ, तो बच्चों ये वाली वेव कौन सी है, ये इंसिडेंट वेव है हमारी। कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव। और ये कौन सी है बच्चों, ये वाली वेव होगी हमारी रिफ्रैक्टिव वेव। जब मीडियम बदल दे कोई वेव तो रिफ्रैक्टिव होती है, और जब उसी मीडियम में रहे तो कौन सी वेव होती है, रिफ्लेक्टिव वेव। तो ये कौन सी है बच्चों, रिफ्रैक्टिव या रिफ्लेक्टेड लिख दो। ठीक है बच्चों, ध्यान है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड कब होगी, जब मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। अगर इसी मीडियम में जाए तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी वो। चलिए एक काम हो गया, पहला काम ये हो गया हमारा। दूसरा काम देखो फटाफट,
अगर बच्चों हम इस एंगल को, जो इंसिडेंट एंगल है हमारे, यानी कि इंसिडेंट जो वेव से जिस एंगल से हम भेज रहे हैं, अगर इसका थोड़ा सा और टिल्ट कर दे तो पता क्या होगा बच्चों, वेव का, वेव क्रिटिकल वैल्यू पे फंस जाएगी, मतलब उस बाउंड्री पे फंस जाएगी जहां पर वो ना तो रेयर में हो ना डेंसर में हो। समझ रहे हैं बात? कौन सी बाउंड्री पे फंसेगी वो? रेयर और डेंसर मीडियम की बाउंड्री पे। देखो कैसे फंसेगी, देखो बच्चों, और इसी को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये समझ लो हमारा नॉर्मल है, हमने थोड़ा सा इसको टिल्ड कर दिया, समझ लो हल्का सा घुमा दिया ऐसे इधर को, तो पता चला वेव कहाँ पर फंस गई, ना तो रेयर में है वो और ना डेंसर में। ये वाली वेव है वो। समझ गए बच्चों? तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा सी। और ये एंगल क्या होगा भाई? ये क्या एंगल होगा? 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री है ही। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। इसका कितना है? μ2। ये क्या है? डेंसर। ये क्या है? रेयर। अब बच्चों लगा दो इसमें स्नेल लो। स्नेल लो क्या कहता है? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल इज इक्वल टू उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल। ये तो होता है स्नेल लो। देखो फाइंड करते हैं थीटा सी की वैल्यू, देखो क्या होगा। μ1 sin थीटा सी इज इक्वल टू μ2 sin 90। और sin 90 की वैल्यू 1, तो sin थीटा सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? μ2 डिवाइडेड बाई μ1। और थीटा सी क्या आ गया? sin इनवर्स μ2 डिवाइडेड बाई μ1। सिंपल आ गई थीटा सी की वैल्यू। चलो थीटा सी की वैल्यू नहीं पढ़नी थी हमें, हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट। किसका? हमारा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या हो। यहाँ तक आ चुके हैं हम। देखो प्रिंसिपल पे चलते हैं हम सीधे अपने। क्या होगा प्रिंसिपल? देखो बच्चों, अब थर्ड केस पे चलते हैं। अगर बच्चों हमारा ये केस हो जाए, देखो गौर से देखो ये काम, अगर हमारा जो इंसिडेंट वेव है, ये वाली जो इंसिडेंट हम एंगल करा रहे हैं थीटा सी है, अगर ये थीटा सी से थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, यानी कि वेव को हम थोड़ा सा और ऊपर से इंसिडेंट करें, तो क्या होगा पता है? वेव डेंसर की डेंसर में रह जाएगी। यही कराना हमें। क्यों कराना, देखना अभी आगे। भाई ये हमारा है परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो अब क्या किया हमने? थोड़ा सा और टिल्ट कर दिया वेव को। कहां पर रह गई वेव? ये वाली। तो ये वाली वेव कौन सी होगी? इंसिडेंट वेव। और ये वाली रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि वेव डेंसर की डेंसर में रह गई वेव। यही करना हमें, डेंसर की डेंसर में चलानी है वेव को। क्यों चलाना है देखना, ये भी देखना अभी डेंसर की डेंसर में क्यों चलाना है। ये क्या है बच्चों? रेयर। ये क्या है? डेंसर। ठीक है, डेंसर की डेंसर में वेव। ये कौन सी है बच्चों? इंसिडेंट वेव। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड वेव। ये रिफ्लेक्टेड हो गई। और ये कौन सी थी? रिफ्रैक्टेड। समझ गए रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड में अंतर? बिल्कुल समझ गए। जब एक ही मीडियम में वेव रहे, रिफ्लेक्टेड एल बनाएगी। देखो एल बनानी है, देखो एल आ रहा है यहाँ पर। और अगर दूसरे मीडियम में बदलते तो रिफ्रैक्टेड। बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अब इसे क्या बोलते हैं बच्चों पता है? ऐसा बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। क्योंकि टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया ना, क्योंकि एक ही मीडियम में, रेयर में तो जा रही नहीं वेव इस बार। समझ गए? इसे बोलते हैं क्या बच्चों? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं बच्चों इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? क्योंकि एक ही डेंसर मीडियम में वेव है, और इसी प्रिंसिपल पे बेस है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। किस प्रिंसिपल पे बेस है? TIR पे। 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म। किस प्रिंसिपल पे बेस है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और ये डायग्राम बनाओ, 3 बात खत्म। इसको चाहे करो बिना। अब आ जाओ इधर। देखो बच्चों, हमें वेव कहाँ चलानी है? हमें वेव चलानी है कोर की कोर में। ये चल रही वेव रेड कलर से दिखा रखी मैंने। भाई इसमें ही चलानी है वेव हमें, बिल्कुल इसमें चलानी है कोर की कोर में। तो बच्चों कोर को क्या बनाना पड़ेगा? क्या हमें कोर को डेंसर नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि वेव को डेंसर की डेंसर में नहीं रखना अगर हमें TIR लगाना तो। इसलिए तो हमने TIR की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हमारा जो वेव है वो कोर की कोर में कैसे चले। भाई अगर क्लैडिंग में फंस गई हमारा सिग्नल, जो हमने सिग्नल भेजा है, तो सिग्नल लॉस ना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि वो कोर की कोर में ही जाए। जो हमने मटेरियल बना रखा है इंसुलेटर, जो इंसुलेटिंग मटेरियल से जो हमने कोर बनाया था, उसकी ओस में ही रहे। तो क्या करेंगे बच्चों? हम डेंसर बनाएंगे कोर को। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 रखा था, इसका μ2। समझ गए बात? तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो क्लैडिंग क्या होगी? रेयर होगी कंपेयर टू किसके? कोर के। बस सिंपल है एकदम बात ये। अब पढ़ते हैं बच्चों हम इसका क्लासिफिकेशन। चलो बच्चों अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स।
मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर को करेक्टराइज करेंगे, यानी कि उसकी कैटेगरी डिवाइड करेंगे अलग अलग, क्योंकि वो कितना टाइप का होता है, कौन से बेसिस पे वो कितना टाइप का होता है ना बच्चों। तो ये डायग्राम आपको देखो टफ सा लग रहा होगा, ये पूरा बोर्ड भरा हुआ हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि फिर उसमें वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती है, खिंच जाती है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जिसको हमने लिख लिया है ना बच्चों। जो हमारी आइडिया वाली चीजें होंगी, जो हमारी कॉन्सेप्ट होंगे, उनको डायरेक्टली लिखेंगे, उनको आपके सामने ड्राइव करेंगे। सही है बच्चों, ये चीजें देखो इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहली बात आती है बच्चों हमारी बेस्ड ऑन द मटेरियल, यानी कि मटेरियल के बेस पे ऑप्टिकल फाइबर कितने तरीका का होता है। हमने पहले ही बता दिया था कि ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है बच्चों, मटेरियल से, इंसुलेटिंग मटेरियल से। तो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से ले रखे हैं हमने, ग्लास और प्लास्टिक, यानी कि ग्लास लेंगे या फिर प्लास्टिक लेंगे या फिर इनका कंपोजिट। कंपोजिट किसे कहते हैं बच्चों, जब आपस में मिल जाए दोनों चीजें, उनसे बनाएंगे, है ना बच्चों। तो दोनों ही चीजों से हम बना सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर को। पहली चीज खत्म हो गई, बेस्ड ऑन द मटेरियल खत्म हुआ है, बात सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही आपको पेपर में करना होता है। और ये आता है, क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आगे क्या है देखो बच्चों, बेस्ड ऑन प्रोपगेशन मोड्स, यानी कि वेव कैसे चलती है उसके बेस पे हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में। किस तरीके से भाई, ऐसे भी कोई फाइबर होंगे जिसमें सिंगल वेव चलेगी, सिंगल वेव प्रोपगेट होगी, है ना। और ऐसे भी कोई फाइबर होंगे जिसमें मल्टी मोड होंगे वो, यानी कि बहुत सारी वेव एक साथ ट्रेवल कर पाएंगी। तो दो होंगे ना, सिंगल मोड, मल्टी मोड। अब सिंगल मोड और मल्टी मोड को अलग से करेक्टराइज कर रखा है, देखो अलग से इसकी प्रॉपर्टियां लिख रखी है। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, जिस भी ऑप्टिकल फाइबर में एक वेव हमें भेजनी है जैसे कि सिंगल मोड में, तो ऑब्वियसली बच्चों उसकी कोर को हमें बहुत ही बारीक बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिंगल वेव प्रोपोगेट करेगी। अगर उसका कोर को ज्यादा मोटी बना देंगे हम तो लॉसेस की ज्यादा संभावना होगी। भाई क्यों बनाए मटेरियल को फालतू, और क्यों यूज करें, क्यों उसमें कॉस्ट और ज्यादा लगाए, क्योंकि वो तो नैरो एक बिल्कुल छोटे से गैप में को जानी है ना बच्चों वो। तो क्या होता है यहाँ पर बच्चों, जो कोर का डायामीटर होता है वो कम होता है कंपेयर टू मल्टी मोड के। कोर का डायामीटर क्या होता है बच्चों यहाँ पर 5 से 10 माइक्रोमीटर का, और क्लैडिंग का क्या होता है बच्चों 70 से 100 माइक्रोमीटर का। सिंपल है बच्चों, सिंगल मोड का डायमीटर क्या हुआ कोर का 5 से 10, और क्लैडिंग का क्या हुआ 70 से 100 माइक्रोमीटर। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्या है बच्चों सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स, सपोर्ट ओनली सिंगल वेव। भाई ऑब्वियसली सिंगल मोड है तो कितनी वेव को सपोर्ट करेगी, सिंगल को ही। आगे देखो भाई सिंपल बात है, अगर हमने बहुत ही बारीक डायामीटर हमें हमारा बनाना है किसका, कोर का, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी टफ होगी ना। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है बच्चों, बहुत टफ है, इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। डिफिकल्ट है मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्टली है ये थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग जिसकी कॉस्टली होगी, टफ होगी, वो कॉस्टली भी हो जाएगा। लेकिन फायदा क्या है बच्चों इसका, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम सिग्नल को ट्रेवल करा सकते हैं। क्यों लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकते हैं बच्चों हम, क्योंकि भाई सिंगल ही तो सिग्नल जा रहा है, तो उसके आपस में, यानी कि अगर मल्टी मोड होगा तो क्या होगा, आपस में टकरा कर, ऐसा भी हो सकता है कहीं पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दे, हमारा सिग्नल लॉस हो जाए, ऐसा होता है मल्टी मोड में। तो इसका फायदा क्या हुआ, ये सुटेबल है लॉन्ग रेंज के लिए। चलिए करेक्टरिस्टिक हो गई हमारी, हमारा सिंगल मोड खत्म हुआ। क्या याद करना था, छोटी सी चीज बस, इसका डायमीटर और कोर का डायमीटर और क्लैडिंग का। आगे चलो भाई मल्टी मोड में क्या होगा, ऑब्वियसली इसका डायमीटर कोर का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसे क्लैडिंग का बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारी वेव प्रोपोगेट करा रहे हैं, मल्टी मोड है ये भाई, सिंपल बात है बच्चों। चलो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कोर का डायमीटर थोड़ा सा बढ़ गया, कितना हो गया करीबन 20 माइक्रोमीटर का हो गया, और क्लैडिंग का भी करीबन कितना बढ़ गया 25 माइक्रोमीटर बढ़ गया, 70 से 125 माइक्रोमीटर हो गया। अब इसके एडवांटेज क्या हुए, एंड एडवांटेज सिंपल सा ये है बच्चों, क्योंकि ये मल्टी मोड सपोर्ट करता है, तो इसमें एक टाइम पे बहुत सारे सिग्नल को हम ट्रेवल करा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पता चला हमने लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल भेजना है, और वो आपस में ही टकरा कर उन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके आपस में अपने आप को खत्म कर लिया, है ना, होता है ये। तो नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग रेंज। लेकिन अच्छी बात क्या है इसके साथ, भाई डायामीटर इसका बड़ा हो गया कोर का, तो बनाना आसान हो गया, और अगर आसान से बन सकता है, फैब्रिकेशन आसान है, तो लो कॉस्टली होगा ये, इसकी कॉस्ट कम होती है। सिंपल है बच्चों, दो सिंगल मोड और मल्टी मोड हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि चलने के बेस पे हमने देख लिया फाइबर को। अब एक और लास्ट बचा हुआ, उसे और देख लो क्या है बच्चों ये।
बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई एक बात नहीं है बच्चों, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो हम कोर कैलकुलेटिंग का वेरी कर रहे हैं। भाई कोर कैसी है बना रखी है हमने, अभी तो कॉन्सेप्ट समझा हमने टीआईआर का, कैसी बना रखी है बच्चों कोर हमने, कोर हमने बना रखी है डेंसर, और क्लेडिंग कैसे बना रखी है हमने, रेयर। तो यानी कि ऑन द बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी हम, इसके बेसिस पे भी हम इसके पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। कितने क्या क्या पार्ट्स होंगे, सबसे पहला स्टेप इंडेक्स और दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। बच्चों इसे रखते हैं बच्चे, इसे टोटली रट्टाफिकेशन मारते हैं इस पे हम। क्यों मारते हैं देखो भाई, यहाँ से तो सिंपल समझ में आ रहा है हमें कि सिंगल मोड मल्टी मोड लिख देंगे। यहाँ पर सिंगल मोड में एक वेव प्रोपोगेट होगी, यहाँ पर डबल होगी, देखो डबल हो रही है, रेड और ब्लू, यहाँ पर केवल एक है रेड। लेकिन ये चीजें थोड़ी सी अटपटी हो जाती है हमारे लिए, क्यों, स्टेप इंडेक्स ग्रेडेड ये क्या है भाई, ये तो रटने पड़ेंगे सिंपल सा, लेकिन यहाँ नहीं रटने पड़ने का आपको कुछ भी, बिल्कुल नहीं रखना पड़ेगा। देखो नाम क्या है इसका, स्टेप इंडेक्स। भाई जिन्होंने रखा होगा इसका नाम, इसलिए कोई रखा होगा यार ये चीजें आसान हो गई, इन्हें बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी हार्ड भी करो यार, इन्हें ऐसा ऐसे कोई छोड़ना है, मजे में कोई छोड़ना है इन्हें, तो थोड़ा सा नाम हार्ड करो, ऐसा कोई सोचा होगा। भाई नाम इजीनेस के लिए रखे जाते हैं इनका, जिससे इजी हो जाए। देखो नाम भी इजी कर रहा है इसको, कैसे देखो, स्टेप इंडेक्स का मतलब है बच्चों, स्टेप का मतलब है सीढ़ियां हमारी, स्टेयर्स। जब हम चढ़ते नहीं, स्टेप नहीं रखे, 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी कि इसकी प्रोफाइल जो होती है इस फाइबर की ऐसी होती है जैसे हमारी सीढ़ियां। देखो कैसे होती है, इसमें भी बच्चों दो मोड होते हैं, सिंगल मोड मल्टी मोड। पहले सिंगल मोड पढ़ लेते हैं, फिर मल्टी मोड को पढ़ लेंगे। देखो क्या होता है बच्चों, जो हमारा कोर का और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स की केवल एक ही खूबी है बच्चों, यहाँ पर कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम होता है। देखो सेम मतलब कोर का ये अलग और क्लैडिंग का अलग, ऐसे नहीं बिल्कुल सेम भाई, वो तो डेंसर डेंसर हो जाएंगे, रेयर रेयर हो जाएंगे। देखो कोर का म्यू1 है और क्लैडिंग का म्यू2। भाई म्यू1 ज्यादा होगा ऑब्वियसली क्योंकि ये डेंसर है, और म्यू1 क्या है, रेयर है, ये कम होंगे। सीढ़ियां सी नहीं बन गई, देखो सीढ़ियां बन रही है एकदम, यहाँ से स्टेप यहाँ रखेंगे, यहाँ से स्टेप यहाँ रखेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, स्टेप इंडेक्स। बोलोगे अब, नहीं बोल सकते मेरे ख्याल से। अब बच्चों सिंपल सा इसका इसे देख लेते हैं, इसका डायमीटर क्या हो। भाई ये क्या है बच्चों, सिंगल मोड, सिंगल मोड में क्या डायमीटर था, 5 से 10, 70 से 100, 5 से 10, 70 से 100, सिंपल बात खत्म, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। भाई सेम टू सेम इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, क्या होगी, सपोर्ट फॉर सिंगल वेव, फैब्रिकेशन इज डिफिकल्ट, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सिंगल मोड है, तो सिंगल मोड में जो कोर का डायमीटर होगा उसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए कॉस्टली हो जाएगा। सिंपल हो गया, याद क्या करना था, मतलब हमें कॉन्सेप्ट किसका सीखना था, इसका नाम ये क्यों है। आगे चलते हैं, मल्टी मोड पे आ जाओ भाई। मल्टी मोड में क्या होगा, मल्टी मोड में ऑब्वियसली डायमीटर बढ़ा देंगे हम, क्योंकि बहुत सारी वेव प्रोपोगेट करानी है हमें। किसका डायमीटर बढ़ा देंगे, कोर का, और क्लैडिंग का भी बढ़ा दिया। कितना कर दिया, 50 से 200, 50 से 200 और 125 से 300 माइक्रोमीटर के बीच में। बच्चों सारे जियो फाइबर से लेके एयरटेल फाइबर सारी कंपनियां इसको यूज करती है। फायदा क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा कोर है इसकी। देखो क्लैडिंग भी सबसे ज्यादा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मल्टी मोड था हमारा, है ना, तो यहाँ पर कितना था, 20 था माइक्रोमीटर, यहाँ पर कितना था, 70 से 125, लेकिन कितना ज्यादा बढ़ गया कोर। देखो कोर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, अब क्लैडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, तो सबसे ज्यादा इजी नहीं होगा इसका फैब्रिकेशन, सबसे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, सबसे कम कॉस्ट नहीं लगेगी, बिल्कुल कम लगेगी, और बहुत सारी वेव भी प्रोपोगेट करा देंगे हम। क्यों करा देंगे, क्योंकि भाई मल्टी मोड है और डायमीटर काफी बड़ा इसका, तो इसलिए ये यूज करती हैं सारी कंपनियां मोस्टली, क्योंकि चीप है ये कंपेयर टू अदर जितने भी टाइप के हमारे पास फाइबर हैं, सबसे ज्यादा चीप होता है। नुकसान क्या है बच्चों, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करा सकते हम सिग्नल को, सिग्नल लॉस हो जाएगा, ये रहा नुकसान इसका। फैब्रिकेशन इजी है और चीपर है, लेकिन सपोर्ट मल्टी मोड करता है, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, क्या है बच्चों इसका डिसएडवांटेज, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं हो सकता इसमें। सिंपल है बच्चों, इसमें कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है। मल्टी मोड हो गया, सिंगल मोड हो गया, सबसे ज्यादा चीप इसलिए ये है क्योंकि इसका कोर और क्लैडिंग का डायमीटर सबसे ज्यादा लार्ज है। आगे चलते हैं, लास्ट को देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पाते हैं। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है, ये क्या है बच्चों, इसका नाम ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इसका नाम ग्रेडेड क्यों रखा गया, सबसे चीजों को समझो सबसे सिंपल वे में। ग्रेडेड होता है बच्चों जब हमारा एक, नाम नहीं सुना बच्चों आपने, ग्रेडियंट सुना है ना बच्चों, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है अंतर, डिफरेंस, जैसे कि किसी एनर्जी का डिफरेंस, जैसे कि किसी हीट का डिफरेंस कहीं पर, जैसे कि तुम एसी चला दो किसी कोने में तो क्या होगी, वो जो कोल्ड एयर है
वो हॉट एयर की तरफ भागेगी, यानी कि इक्वल टेम्परेचर करने के लिए भागेगी। डिफरेंस को क्या बोलते हैं, हमेशा हमेशा हम ग्रेडियंट देखते हैं, बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर क्या रख दिया, ग्रेडियंट इंडेक्स। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। इसकी तरह नहीं होगा स्टेप इंडेक्स की तरह। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा था, फिक्स, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, चेंज होने वाला होगा। बिल्कुल बच्चों, ये एक ही टाइप का होता है, मल्टी मोड ही होता है, इसमें सिंगल मोड पाया नहीं जाता। कैसा होता है बच्चों, ये केवल एक ही मोड का मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है। कौन सा, ग्रेडेड। समझ गए, इसमें क्या होगा, इसमें हर एक स्टेप पे हमारा क्या चेंज होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, उसे पढ़ना है हमें, उसे सीखना है। देखो इसका बच्चा कोर कितना, क्या डायमीटर होता है, 50 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, और क्लैडिंग 125 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। यहाँ देखो बच्चों, सिंपल बात, फिक्स होते हैं बच्चों, ये करीबन करीबन है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है इसमें, इसलिए बनाना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड है इसको फैब्रिकेट करना। क्यों, देखो समझो बच्चों, ये बात लास्ट बात है, इसको समझ लो बहुत अच्छे से। देखो ये क्या है बच्चों, ये वाली जो एक्सिस है बिल्कुल बीचों बीच वाली, ये है एक्सिस किसकी, कोर की। यहाँ पर क्या कर रखा हमने, यहाँ पर म्यू1 जो हमारा जो कोर का डायामीटर है एकदम एक्सिस पे, यहाँ पर डायामीटर इस पे बिल्कुल एकदम सेंटर पे, यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है। किसका, कोर का। भाई बेटा इस बार ना हमारा जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, जब तो इसकी प्रोफाइल कैसी बन रही है, देखो ऐसे, ऐसी नहीं बन रही प्रोफाइल। भाई अगर सेम होता प्रोफाइल ऐसी बन जाती, एकदम हमारी सीडी की तरह, स्टेप की तरह, एक की तरह। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हर स्टेप पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। मैक्सिमम कहाँ पर है, एकदम सेंटर पे, और सेंटर से जितना इधर जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम हो रहा है। चाहे सेंटर से इधर जाए नीचे जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर भी कम होगा। मैक्सिमम कहाँ पर है, सेंटर पे, उससे इधर जाओगे फिर भी कम, उससे इधर जाओगे फिर भी कम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ भाई, इतना ज्यादा कॉस्टली है ये, तो फिर बना क्यों रहे हैं इसे बच्चों, बना इसलिए रहे हैं इसे, कमाल की चीज है, इससे मिलने वाले रिजल्ट बड़े कमाल के। क्यों बच्चों, इसमें हम दो वेव, यानी कि मल्टी मोड है तो बहुत सारी वेव भेजते हैं, लेकिन रिजल्टेंट मिलता है करीबन करीबन सिंगल वेव का, यानी कि सेम, यानी कि वे आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके लास्ट में रिजल्टेंट देती है। कमाल की चीज नहीं है, एकदम बहुत ही कमाल की चीज है। इसलिए बच्चों इससे बहुत हाई नेट को हम ट्रेवल करा सकते हैं, यानी कि बहुत हाई नेट ट्रेवल करा सकते हैं, ज्यादा नेट ट्रेवल करा सकते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकते हैं, और वो भी मल्टीपल वे में करा सकते हैं, मल्टीपल मोड में करा सकते हैं। यानी कि मल्टी मोड के साथ साथ सिंगल मोड का काम कर रहा है ये, तभी तो इतना ज्यादा हार्ड है बनाना। देखो कैसे कर रहा है काम भाई, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हो क्या रहा है इसमें, ऐसा कैसा हो गया, समझो इस बात को, देखो समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई एक वेव, एक वेव आई बच्चों, यहाँ पर एक्सिस है ये, इसका एक्सिस है ये वाला, बिल्कुल एक्सिस है ये रहा एक्सिस बीचों बीच। हम क्या कह रहे हैं, एक्सिस पे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई ये कोर है अंदर वाली है ना बच्चों, ये कोर का, ये पूरा का पूरा कोर में चल रहा काम। ये मत समझना कि ये क्लैडिंग है, ये सारा का सारा कोर है, पूरा का पूरा कोर है, और बाहर है इसकी क्लैडिंग। ठीक है बच्चों, बाहर क्लैडिंग है, ये पूरा का पूरा कोर है। ठीक है चलो, पूरा की पूरी कोर है। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है देखो, कोर को बड़ा क्यों बनाया, जिससे विजुअलाइजेशन तो मैं हो जाए। ये आई बच्चों यहाँ पर एक्सिस पे वेव। अब सिंपल सी बात सुनो, जब एक्सिस पे वेव आएगी, यहाँ पर वेव आई, समझो अब ये इधर जा रही है, यानी कि आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा मिल रहा है उसे, कम। बात समझ रहे हो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंटर पे एग्जिट, यहाँ पर एंट्री करेगी, एंट्री मारी इसने। अब समझो कि वेव इधर जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा मिलता जा रहा है, कम मिलता जा रहा है। और बच्चों जब वेव डेंसर से रेयर में जाती है, क्या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं जाती, नॉर्मल से दूर नहीं भागती, बिल्कुल भागती है नॉर्मल से दूर। तो देखो नॉर्मल से दूर भाग रही है, देखो कैसा भाग रही है, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो इसका। एक मैंने मान लिया ये पॉइंट, इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, ये हुआ नॉर्मल, कैसे दूर नहीं भाग रही, इस पॉइंट पर ड्रॉ कर लो, क्या इससे दूर नहीं भाग रही, किसी पॉइंट पर ड्रॉ कर लो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है क्या नहीं वेव, बिल्कुल है। चलो अब ये पहुंची बच्चों कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर, ये समझ लो कोर और क्लैडिंग का इंटरफेस है। क्या होगा यहाँ पर, टीआईआर, भाई टीआईआर तो फॉलो करेगी, टीआईआर होके क्या होगा, नीचे जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर पहुंच गई यहाँ पर।
ठीक है, अब यहाँ से टकरा के क्या जाएगी, वापस मुड़ेगी, यानी कि फिर से इधर जाएगी। जाएगी क्या, नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सुनो कहानी क्या हुई, यहाँ पर कहानी ये होगी, इस बार जब ये इधर से इधर जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे मिल रहा है कम से ज्यादा की तरफ, क्योंकि ज्यादा किधर है, सेंटर की तरफ। तो जब वेव ज्यादा से कम की तरफ मतलब रेयर से कहाँ जा रही है इस बार, डेंसर की तरफ, और जब वेव रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो बच्चों क्या होता है, टूवर्ड द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ आती है वो। ये बात पक्का पता है, हमें बिल्कुल पता है। देखो आएगी क्या, नहीं देखते हैं। किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, देखो नॉर्मल की तरफ नहीं आ रही, किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करो, यहाँ कर लो, देखो नॉर्मल की तरफ भागती हुई आ रही है, बिल्कुल सीधा जाएगा बच्चों नॉर्मल, देखो नॉर्मल की तरफ आ रही है, आ रही है क्या, नहीं बच्चों, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये तो कॉन्सेप्ट है इसका। अब फिर से एक क्लैडिंग, फिर से सेंटर पे पहुंची, फिर से ये नीचे को जाएगी, फिर से सारा फिनोमिना सेम टू सेम होगा, और ऐसे ही ये वाली वेव करेगी, रेड वाली, यानी कि दूसरे, क्योंकि मल्टी मोड है, और एट द एंड पे जाकर ये क्या करेगी, आपस में मिलेगी और एक ही रिजल्टेंट देगी, और हमें मिल जाएगा बच्चों मल्टी मोड से सिंगल मोड में ट्रांसमिशन। होता क्या है बच्चों, कुछ कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। देखो अगर हम मल्टी मोड को देखें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखो क्योंकि हमारा स्टेप इंडेक्स है ना, यानी कि यहाँ पर फिक्स है हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमें रिजल्ट ऐसे ही मिलते हैं भाई, फिक्स है ना ये सब। तो पता चला यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मिल रहे हैं वेव के, जो हम लास्ट में ले रहे हैं रिजल्ट। तो बच्चों कैसी पीक मिल रही है हमें, ऐसी पीक मिल रही है। अब हमने यहाँ से रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा भाई, इसे क्रिप्स करना पड़ेगा डाटा को हमने, है ना, डाटा साइंस के थ्रू। तो हमें ऐसे क्रिप्स करेंगे और फिर रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी कि एक सिंगल पीक में। रिजल्टेंट तो एक ही चाहिए ना हमें, जो भी हमारे पास सिग्नल है रिजल्टेंट उसका एक चाहिए, कुछ ऐसा निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मिल रहे हैं बिल्कुल एकदम एक ही पीक में सीमित होकर, क्योंकि भाई एक ही तो पीक आ रही है इसकी, क्योंकि सारी वेव मिलकर एक ही पीक बना रही है, तो यानी कि करीबन करीबन रिजल्टेंट ऐसा मिलता है हमें एकदम खुद ही क्रिप्स हो गए, यानी कि एकदम खुद ही रिजल्टेंट हमें मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है जो हमें चाहिए। तो होगी ना मजेदार चीज, बिल्कुल, तभी तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है भाई, इतना ज्यादा कॉस्टली है ये, क्योंकि इसको बनाना भाई, एक बात देखो तुम, हर एक पॉइंट पे, उस कोर के हर एक पॉइंट पे हमें डोपिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखने पड़ेंगे, रखने नहीं पड़ने के, हर एक स्टेप पे चेंज करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितना टफ होगा इसके फैब्रिकेशन, और इतना टफ है उतनी कमाल का रिजल्ट है। क्या पता नासा उसा यूज करते हो उसे हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, क्या पता, हमें करते हो, बिल्कुल समझ रहे हैं बच्चों। और हाई प्रोफाइल सोसाइटी, हाई प्रोफाइल लोग यूज करते हो इन चीजों को। ऑब्वियसली अभी हमारा तो काम इससे चल रहा, हम तो ये यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना भी ज्यादा हाई स्पीड ना चाहिए, ठीक ठाक स्पीड आ रही है अपनी, कोई बात नहीं, वाईफाई से आ जाती है। बच्चों बात समझ में आई है बात, देखो कितना आसान बना दिया हमने इन चीजों को, आसान ही है ये, याद क्या करना है हमें, कुछ नहीं भाई, नाम याद रखते हैं, नाम ही हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ लिए। स्टेप इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स, ग्रेडेड मतलब बदलना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर पॉइंट में बदलना। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये कॉन्सेप्चुअल चीजें आ गई नाम से ही, नाम तो पेपर में आएंगे ही भाई, ऐसा कोई होगा कि क्लासिफाई करो डैश, क्लासिफाई करो डैश, ऐसा कोई आएगा भाई? अगर आया स्पेशली इसको बनाने के लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्रेडेड में अंतर बताओ, ग्रेडेड और स्टेप इंडेक्स में, तो नाम तो देगा ही ना, बता देना। और अगर क्लासिफिकेशन आया तो तुम्हें पता ही होंगे भाई किसके हिसाब से बदलेंगे। समझ में आ रहे हैं बच्चों बातें? और इसमें क्या होगा भाई, सिंगल मोड है तो ऑब्वियसली कोर का डायमीटर कम होगा, है ना, और मल्टी मोड है तो इसमें ज्यादा होगा कोर और क्लैडिंग दोनों, यही तो अंतर आ रहा है। और हमारा बच्चों स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि फैब्रिकेशन बहुत ईजी है, सारे जियो और एयरटेल इसको यूज कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं इसको यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोर और क्लैडिंग सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। आगे बात समझ बच्चों, बिल्कुल आगे। अब दूसरे कॉन्सेप्चुअल चीजों पे चलते हैं अपनी। चलो बच्चों अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस कोण एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चों हमारे ऑप्टिकल फाइबर के। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, क्या होता है एक्सेप्टेंस, क्या होता है एक्सेप्टेंस एंगल, क्या होता है क्रिटिकल एंगल, या तो सारे मिक्स होकर आ जाएंगे या अलग अलग पूछ लेगा आपसे। यहाँ पर एक डेरिवेशन है छोटा सा एक्सेप्टेंस एंगल का, वो पूछ लेगा क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ लेगा, और इसके बेसिस पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक बहुत सारे पैरामीटर है जो कि हमने पढ़ने हैं वन बाय वन करके। बच्चों हमने क्रिटिकल एंगल तो जान लिया था बहुत अच्छे से क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो वाला पॉइंट होता है
जहां पर हमारी जो वेव है वो ना तो डेंसर में हो ना रेयर में हो, बीच में फंस के रहे। यानी कि जहां पर हमारा बच्चों रेयर से जो हमारा एंगल बने वो 90 डिग्री का बने। एक इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हमारे रेयर से डेंसर की तरफ जब मुड़, यानी कि डेंसर और रेयर के बीच में जब फंसी रह जाए और ऊपर रेयर का जो मीडियम है हमारा वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। हमने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से डेफिनेशन सारी प्रोवाइड करा रखी है आपको, सिर्फ आपको सिंपल उसको रीड आउट करना है और यहाँ पर समझना है। उसको रीड आउट भी ना करो, अगर यहाँ पर समझ लो तो आप खुद से इतनी आपके अंदर थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि आप खुद से लिख सकें। चलिए बच्चों क्रिटिकल एंगल को करते हैं, क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या था बच्चों क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल ये था बच्चों, जब हम डेंसर से, समझ लो ये हमारा रेयर है और ये डेंसर मीडियम है, जो कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान रखा था, इसका μ2 मान रखा था। ये हमारा कोई नॉर्मल है ना, वेव यहाँ से आ रही है चल के, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है और कहाँ पर फंसी रह गई है, रेयर और डेंसर के बीच में रह गई यहाँ पर, ये है ना बच्चों। तो ये वाला एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री का। ये पहले भी हम कर चुके थे, एक बार और कर लो, कोई बात नहीं, काम आएगा इसका। इसका काम कहाँ पर पड़ेगा, एक्सेप्टेंस एंगल में पड़ेगा काम। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया, स्नेल लॉ लगा दो। स्नेल लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है हमें कि μ1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 साइन 90। तो बच्चों क्या होगा, μ1 साइन, भाई लगा दो सिंपल, साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 साइन 90। ये हो गया 1, इधर पहुंचा दो, यानी कि कुल मिला के हमारा थीटा सी आ जाता है या साइन थीटा सी आ जाता है बच्चों μ2 डिवाइडेड बाय μ1। इधर ले जाओगे साइन को इनवर्स में हो जाएगा, ये आ जाएगा इनवर्स μ2 डिवाइडेड बाय μ1। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल। समझना क्या है यहाँ पर, समझना हमें एक्सेप्टेंस एंगल को है। अब एक्सेप्टेंस एंगल क्या हो, नाम से ही पता चल रहा, देखो क्रिटिकल एंगल के नाम से ही पता चल रहा था, जब वेव क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाए, इसके नाम से ही पता चल रहा है। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, वो वाला एंगल जहां पर हमारी वेव TIR को एक्सेप्ट करे। TIR क्या होता है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो जिससे हमारा ऑप्टिकल फाइबर चलता है। बेसिक फंडामेंटल TIR है, हमने पूरा अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर लिया था, समझ लिया था। कौन सा एंगल है बच्चों, एक्सेप्टेंस एंगल। जिस एंगल पे हमारी वेव क्या करते हैं, एक्सेप्ट, TIR को एक्सेप्ट करती है, भाई वो भी तो कुछ एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, जस्ट अबव, यानी कि थोड़ा सा इससे आगे वाला एंगल होगा। थीटा सी से थोड़ा सा आगे वाला एंगल क्या होगा, एक्सेप्टेंस एंगल होगा। लेकिन हमें पता को ये क्या होगा, तो उसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा हमें। कैसे फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी कि कौन से फाइबर में TIR क्या हो, यानी कि क्या कंडीशन हो TIR की, कौन बताएगा, एक्सेप्टेंस एंगल। पता चला तुम्हारी कल को 4th ईयर बीटेक के बाद, बीटेक हो चुकी और तुम्हारी जियो या फिर एयरटेल फाइबर में जॉब लग गई। अब आपके सीनियर ने बोला कि भैया ये फाइबर है तुम्हारा, ये लो और इसमें TIR करना है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है। उसे पता है कि पता ही होगा से TIR क्या होता है। अब तुमने चलो गूगल करके पढ़ लिया TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब क्या कर रहे हो तुम, लेजर लाइट मार मार के देख रहे हो भाई कहाँ पर TIR हो जाएगा, सीनियर को ये बता दूंगा यहाँ पर हो गया, है ना, ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। ऐसा कोई करोगे तुम, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल होगा जहां पर तुम खेलोगे किससे, कोर और क्लैडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। भाई वायर में होता क्या है, कोर और क्लैडिंग हमारी है ना, बफर कोटिंग तो ऊपर की होती है प्लास्टिक, क्या होता है बच्चों, कोर होती है हमारी डेंसर, क्लैडिंग हमारी रेयर होती है। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एंगल क्या हो, यानी कि डिपेंडेंसी किस पे आनी चाहिए, टोटली μ1 और μ2 पे, जिस तरीके से थीटा सी की आ रही है, ऐसे ही हमारी किसकी आनी चाहिए, एक्सेप्टेंस एंगल की। तो अगर आ गई तो ठीक है, वरना नहीं आई तो देखेंगे, फिर आएगी ही। चलो करते हैं फिर देखो सिंपल क्या है बच्चे, यहाँ पर सिंपल ये है, हम मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारी डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारी कोई कोर है और ये हमारी क्लैडिंग है ना बच्चों, ये हमारी कोर है, आगे तक जा रही है ये कोर हमारी, और ये हमारी कोई क्लैडिंग है। कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ देखो, हमें किसी एक पॉइंट से, ये बच्चों एक्सिस है, ये हमारा बीच का पूरा एकदम किसका, कोर का एक्सिस जा रहा बीचों बीच, ठीक है भाई, ये एक्सिस हुआ। अब किसी एक ए पॉइंट से वेव आई है, समझ लो ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ से वेव आई है, ठीक है बच्चों, ये कोई एंगल बना रही है, मैंने मान लिया इस एंगल की वैल्यू है अल्फा,
क्या मान रहे हैं इस एंगल की वैल्यू हम? इस एंगल की वैल्यू हमने बोल दी अल्फा है। यही तो फाइंड करना है अल्फा। ये एंगल क्या हो जहां पर ये एक्सेप्ट करे टी आई आर को, यही तो फाइंड करना है। मैंने मान लिया ये पॉइंट बी पर टकराई है आके, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और ये आगे निकल गई यहाँ पर, ये पॉइंट सी पर टकरा गई। यहाँ पर क्या करेगी? टी आई आर करेगी, ये पॉइंट इधर को चला जाएगा, समझ लो ये डी पॉइंट है, और समझ लो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इसका, ये कोई पॉइंट ओ है। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल आ गई होगी, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक कुछ हुआ नहीं है अभी। ये क्या अल्फा क्या है बच्चों? यही है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर वेव टी आई आर करेगी। हम तो मान रहे हैं कि टी आई आर होगा। ये क्या है बच्चों? ये रिफ्रैक्टिव एंगल है आर। भाई आर किसी एक रिफ्रैक्टिव एंगल से मुड़ेगी ना वेव, वो रिफ्रैक्टिव एंगल होगी आर। यहाँ पर मान लिया हमने भाई कोई वेव आ रही होगी ए, जहाँ ए पॉइंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हमें नहीं पता क्या है, समझ लो एयर लेके चल रहे हैं हम, एयर से आ रही है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया? म्यू मान लिया, आगे रख कर आगे 1 रख देंगे उसकी वैल्यू। ये क्या है बच्चों? क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू2। और ये क्या है बच्चों? कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू1 होता है। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। कोर और क्लैडिंग ही तो है, डायग्राम में तो प्लॉट किया है, पर क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे वैसी चलती चली जाएगी भाई, ऐसी चलती चली जाएगी आगे, और फॉलो क्या करती जाएगी? टी आई आर फॉलो करती चली जाएगी। चलो भाई यहाँ तक काम हो गया। अब क्या करना है बच्चों? सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इनमें सारे के सारे डेफिनेशन में सब कुछ में कुछ नहीं करना। स्नेल लो भाई, स्नेल लो अपना, स्नेल लो लो और लगा दो और बात खत्म कर दो। स्नेल लो लगाओ, यूजिंग स्नेल लो, फिर से स्नेल्स लो। क्या बोलता है बच्चों स्नेल्स लो? भाई जहां से वेव आई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एंगल किया है वो, जहां पर जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो एंगल आया है वो, देखो कहां से आई है? म्यू से आई है। क्या एंगल बना है? साइन अल्फा एंगल बनाया है, ये रहा अल्फा। किसके बराबर होगा? कहां जा रही है? म्यू1 में जा रही है, कोर में ही तो जा रही है, क्लैडिंग में कोई जा रही है, कोर में जा रही है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? म्यू1। क्या एंगल बना के निकली है? आर, ये रहा आर साइन आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल आ गई होगी, इसमें कुछ भी नहीं है, इक्वेशन 1 डाल ली। अब देखो बच्चों ट्राइंगल बी सी ओ में, देखो फ्रॉम ट्राइंगल बी सी ओ में आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है? 90 डिग्री। भाई ये 90 डिग्री है, और ये मैंने मान लिया ये थीटा एंगल बना के जा रहा, तो ये भी थीटा होगा। भाई ये तो पता ही है हमें, प्रॉपर्टी होती है वेव की कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये मैंने मान लिया थीटा, ये 90 ही आ रहा है। तो बच्चों क्या होगा? सम ऑफ द ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो लिख दो यहाँ पर, यानी कि होगा r प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। इसे इधर ले जाओ, 90 में 180 में से 90 गया, 90 बचेगा, इधर ले जाओगे थीटा बचेगा, तो r की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? r की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा। इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू1, म्यू1 ये क्या आ गया बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा, या फिर कोस थीटा लिख दें इसे? बिल्कुल लिखना पड़ेगा, म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू1 कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मान लो भाई, कोस थीटा हो गया, ठीक है कोस थीटा हो गया। आगे चलो भाई। अब बच्चों आगे जाने से पहले एक बात सुन लो हमारी, भाई एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा है ये, इसकी क्या कंडीशन होगी? मतलब कब ये एक्सेप्ट होगी वेव, यानी कि टी आई आर कब करेगी ये? केवल एक ही तो कंडीशन है, एक ही तो बाउंड्री कंडीशन है इसकी। क्या है वो कंडीशन? जब हमारा थीटा हल्का सा ज्यादा हो जाए या इक्वल टू हो जाए, यानी इक्वल टू से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, यानी कि क्या होना चाहिए हमारा थीटा? ग्रेटर देन या इक्वल टू थीटा सी। तो हम इक्वेशन 2 में क्या रख देंगे? भाई एक ही तो कंडीशन है, वरना फाइंड कैसे करोगे अल्फा की वैल्यू? अगर ये कंडीशन ना ली हमने, कर ही नहीं सकते फाइंड, तो इक्वेशन 2 में क्या करते हैं? सो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी हमारी? म्यू जो हमारा, जहां पर हमारा ये आ रहा है थीटा, उसकी जगह थीटा सी लिख दो बस, cos थीटा सी। क्यों लिख दिया पता ही चल गया आपको, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, बस हो गया काम। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। देखो बच्चों cos थीटा सी की वैल्यू फाइंड करके रखनी है यहाँ पर, लेकिन sin थीटा सी की वैल्यू तो पता ही है, ये रही पता ही है, फ्रॉम क्रिटिकल एंगल। क्या होता है बच्चों? फ्रॉम क्रिटिकल एंगल
क्या होता है बच्चों क्रिटिकल एंगल की वैल्यू थीटा सी, साइन थीटा सी की वैल्यू रख दो, की वैल्यू होती है म्यू टू अपॉन डिवाइडेड बाय म्यू वन। भाई ये ना दी म्यू टू अपॉन म्यू वन, भाई ठीक है, लेकिन ये तो साइन थीटा सी की चाहिए, कोस थीटा सी की क्या करोगे भाई? भाई वो वाला फॉर्मूला लगा दो सिंपल, जो सबसे ही सिंपल फॉर्मूला ये वाला, कोस साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कोस स्क्वायर थीटा सी इज इक्वल टू 1। चाहिए किसकी वैल्यू? कोस स्क्वायर थीटा सी की, तो कोस थीटा सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। भाई इतना इससे सिंपल और क्या ही होगा, सारे स्टेप लिख रहा हूँ मैं, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। रख दो वैल्यू यहाँ पर, क्या आ गई? म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल दो, चाहे स्क्वायर खोल दो, खोलो मत, कुछ भी कर लो, मर्जी है तुम्हारी। यहाँ पर यहाँ तक लिख दो, वो भी वैलिड है। स्क्वायर खोल के कॉमन ले दो, म्यू वन को बाहर ले दो, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? ये नहीं आ जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा, म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू वन का स्क्वायर आ जाएगा। रूट से बाहर निकालोगे तो म्यू वन बाहर आ जाएगा, ये बचेगा बच्चों, ये यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, है ना। ये क्या आ गया? cos थीटा सी आ गया हमारा, बाहर निकाल के लिख लो इसे, ये आएगा बच्चों, ये आ गया रूट में म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू वन। यहाँ तक समझ में आ गई बात? बिल्कुल ये आ गया। वैल्यू कहाँ रख दो? यहाँ रख दो, म्यू वन से म्यू वन कट जाएगा, इसलिए कर रहे थे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना, क्या आया? म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर रखोगे म्यू वन से म्यू वन, डायरेक्ट काट रहा हूँ बच्चों मैं, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है, म्यू टू का स्क्वायर आ गया। और 4 भाई ये भी एक रिलेशन है, ये भी काम आने वाला है बच्चों हमारे, इसलिए यहाँ तक किया मैंने, ये भी काम आएगा, अभी काम आएगा ये, है ना। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 3 तक आया था ना, 4 दे दो। अब देखो आगे 4 एयर के लिए क्या होगा? 4 एयर म्यू बराबर 1 होगा। भाई समझ लो कि एयर से आ रही है कोई वेव, तो एयर के लिए म्यू 1 हो जाएगा, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर। आ गई नहीं बच्चों? अल्फा क्या आ गया? अल्फा ही तो निकालना था, साइन इनवर्स म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर। क्या म्यू 1 म्यू 2 पे डिपेंडेंसी नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है, ये तो आनी चाहिए थी। तो क्या आ गया बच्चों? एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू आ गई। बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। चलो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है इनके। चलो आगे चलते हैं, आगे एक चीज की बात और हो गई, 2 बातें हो गई बच्चों हमारी। भाई क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लिया, बिल्कुल ठीक हो गया। एक्सेप्टेंस एंगल कर लिया। एक्सेप्टेंस कोण और देख लो भाई, एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है वो और देख लो। एक्सेप्टेंस कोण बच्चों इसमें ही बता दूं क्या? इसी में बता दूं एक्सेप्टेंस कोण क्या होगा, इसी डायग्राम में बता देता हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल है, देखो इसी डायग्राम में बना के देख लेते हैं। चलो आगे देख लो, आगे वाले उसमें देख लो एक्सेप्टेंस कोण, यहाँ देख लो फोर्थ वाला, थर्ड वाला चीज, इसका नाम क्या है? एक्सेप्टेंस कोण। ACCEPTANCECONE, एक्सेप्टेंस कोण। देखो बच्चे एक्सेप्टेंस कोण से क्या पता चल रहा है कि भाई ये भी, यहाँ तो एक्सेप्टेंस एंगल है, ये अल्फा है। कोण से क्या पता चल रहा है? क्या पता कोण बना रहा हूँ, देखो सिंपल, एकदम सिंपल वे में देखो इसे क्या हो रहा है। ये है कोर, ये है क्लैडिंग, ठीक है बच्चों, ये कोर है, ये क्लैडिंग है, ठीक है। अब वेव कहां से आ रही थी? ये आ रही थी वेव, इधर से वेव आ रही थी, एक्सिस है हमारा बीच का, ठीक है बच्चों, ए आई वेव, ठीक है। इसने कितना एंगल बनाया था? ये वाला अल्फा, ठीक है। तो जरूरी कोई है बच्चों वेव इधर से ही आए, नीचे से ही वेव डले, ऊपर से नहीं आ सकती भाई, यहाँ से नहीं आ सकती वेव, यहाँ से भाई, यहाँ से ही तो आ रही थी वेव, यहाँ से आ रही थी वेव भाई, नीचे से आ रही थी वेव, क्यों नहीं हो सकता कि ऊपर से आ जाए वेव? हो सकता है। क्या वो भी एंगल अल्फा नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। तो यहाँ से भी अल्फा आया, यहाँ से भी अल्फा आया, तो क्या बच्चों ये कोन की तरह नहीं बन गया? आइसक्रीम का कोन समझ लो, ऐसे ही बन रहा बिल्कुल आइसक्रीम का कोन। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू टोटल? 2 अल्फा। तो यानी कि एक रेंज प्रोवाइड करता है एक्सेप्टेंस एंगल, उस रेंज की क्या वैल्यू होती है? 2 अल्फा। बस ये होता है एक्सेप्टेंस कोन। बताओ इसमें क्या है, बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसमें डेफिनेशन, खुद लिख लो इसकी डेफिनेशन, इतना सिंपल है ये तो। यानी कि रेंज, यानी कि अल्फा का डबल हो जाना, कोन बना देना उसका, एक्सेप्टेंस कोन हो गया, बात खत्म होगी। ऊपर से भी तो आ सकती है लाइट, बिल्कुल होगी, रेंज प्रोवाइड कर दी, बात खत्म हो गई इसकी।
अब फोर्थ की बात कर लें, जो लास्ट पार्ट है इसका, क्या है लास्ट पार्ट बच्चों हमारा? न्यूमेरिकल एपर्चर। क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल एपर्चर। अब भाई ये क्या नाम है? ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम सा लग रहा है ना? अटपटा नहीं है बच्चों, ये भी बहुत आसान है। देखो न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है बच्चों? लाइट गैदर करने की एबिलिटी। क्या होता है? सिंपल यही लिख दिया ना, 2 नंबर में अगर न्यूमेरिकल एपर्चर आ गया तो यही लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा पॉइंट, कोर का ऐसा पॉइंट जिसकी लाइट गैदर करने की प्रॉपर्टी हमें पता हो। मतलब इसकी ये कितनी लाइट गैदर कर सकता है। एक बार ऐसा सिंपल समझो कि जैसे कि मल्टी मोड फाइबर है, अभी अभी तो पढ़ लिए हमारे सारे के सारे क्लासिफिकेशन कर लिए, मल्टी मोड, सिंगल मोड, मल्टी मोड है समझ लो। अब मल्टी मोड में हम 10 वेव उसमें प्रोपोगेट करा सकते हैं। तो क्या हुआ बच्चों? 10 नंबर क्या हुआ? वो एक नंबर हुआ ना। न्यूमेरिकल किसे बोलते हैं? न्यूमेरिकल बोलते हैं एक वैल्यू को। और अपर्चर पता किसे बोलते हैं बच्चों? एक पॉइंट को। यानी कि उस पॉइंट को जहां पर वेव एक्सेप्टेंस एंगल बना रही है, उस पॉइंट की कितनी एबिलिटी है लाइट को गैदर करने की, क्या नाम होगा? न्यूमेरिकल एपर्चर। और क्या रखोगे? कितना बढ़िया नाम है, एकदम बढ़िया नाम है। समझ गए बात? बिल्कुल। यानी कि उस पॉइंट की कितनी एबिलिटी है लाइट गैदर करने की, जिस पॉइंट पे एक्सेप्टेंस एंगल हो रहा है, जहां पर हमारा TIR हो रहा है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस, उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। बात सिंपल समझ में आ गई होगी? बिल्कुल आ गई। अब ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा बच्चों? भाई सिंपल सी बात है, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम जहां पर एक्सेप्टेंस एंगल हो रहा है, तो ऑब्वियसली अल्फा पे तो डिपेंड करेगा ही, साइन अल्फा पे, बिल्कुल साइन अल्फा पे डिपेंड करेगा। और दूसरा बच्चों उस चीज पे डिपेंड करेगा कहाँ से वेव आ रही है, कहाँ से वेव आ रही है, म्यू से वेव आ रही है। तो एक्सेप्टेंस ये न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू साइन अल्फा। बिल्कुल सिंपल, जो इक्वेशन 4 है, जब तो इसे हमने बंद कर रखा है। तो म्यू साइन अल्फा क्या होता है? न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है बच्चों, क्या होता है ये? लाइट गैदर एबिलिटी, यानी कि लाइट गैदरिंग एबिलिटी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लाइट गैदरिंग एबिलिटी। ठीक है बच्चे, इसका नाम लाइट गैदरिंग एबिलिटी, इसे ठीक से बना लो। ठीक है बच्चों, लाइट गैदरिंग एबिलिटी को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या वैल्यू होती है इसकी? म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। है ना सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल है। इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है भाई। लाइट गैदर करने की एबिलिटी कौन रखेगा? वही तो पॉइंट रखेगा जहां पर एक्सेप्टेंस एंगल हो रहा है। कहां पर हो रहा है? इस पॉइंट पर हो रहा है। क्या एंगल बना रहा है? वो साइन अल्फा बना रहा है। किस पर डिपेंड करेगा? जहां से वेव आ रही होगी। बात खत्म हुई। देखो चारों चीजें कितनी कितनी बेहतरीन तरीके से कर ली। एक ही बोर्ड पे चारों चीजें दिख रही, तो एक ही बोर्ड पे कुछ करना ही नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो ही गया होगा बिल्कुल। तो मैं सब चीजें, चलो बच्चों अब कुछ और चीजें देखते हैं छोटी। हाँ बच्चों, दो कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं। इस पे बच्चों, इस पे बेस डायरेक्ट न्यूमेरिकल उठ के आ जाते हैं। न्यूमेरिकल हम कराएंगे, है ना बच्चों? या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। क्या है बच्चों इसके नाम? व्हाट आर द वी नंबर और कट ऑफ पैरामीटर। मतलब ये क्या हुआ बच्चों? कट ऑफ पैरामीटर क्या हो सकता होगा? मतलब एक लिमिट किसी ऑप्टिकल फाइबर की कि वो कहाँ तक वेव को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि जैसे मल्टी मोड है, तो पता चला वहाँ पर 10 वेव प्रोपोगेट होनी थी, हमने 11 मोड दी, 11 उसे दे दी, तो इसका मतलब क्या होगा? कट ऑफ लग जाएगा। नहीं हो सकता ऐसा ये वाला काम, है ना? तो वो क्या नंबर हो, यानी कि वो चीज किस पर डिपेंड करे, कट ऑफ पैरामीटर किस चीज पर डिपेंडेंसी रखेगा, उसे देखना है बच्चों। किस चीज पर डिपेंडेंसी रखना चाहिए वो बताओ। एक तो सिंपल सी बात है, तो वेव पर रखनी चाहिए, यानी कि वेव कैसे चल रही है, वेव की प्रोपोगेशन पे भी तो डिपेंडेंसी रखेगा। पता चला बड़ी वेव हुई, है ना, और बड़ी वेव हुई और जानी थी उसमें छोटी वेव, छोटी वेव के लिए डिजाइन हुआ था कोई फाइबर, तो वो तो प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। तो यानी कि सबसे पहली तो बात आई वेव के प्रोपोगेशन की, पहली बात खत्म हुई। दूसरी बात क्या आएगी बच्चों? जो हमने ऑप्टिकल फाइबर बनाया है उसकी कोर का क्या डायमीटर है, उस पर भी बात आएगी। डायमीटर यानी कि रेडियस की बात आएगी, उसकी रेडियस क्या है, दो बात हो गई। तीसरी बात हमने अभी अभी डिफाइन करके रख रखी है, जिसका नाम है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर वो एक्सेप्ट करता है किसे? TIR को, है ना? उस पर भी डिपेंडेंसी आएगी बिल्कुल, क्योंकि न्यूमेरिकल अपर्चर में सीधे सीधे क्या रखा हुआ है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 का
और क्लैडिंग का, बिल्कुल उस पर तो डिपेंडेंसी आनी चाहिए, और उसकी डिपेंडेंसी को एक पैरामीटर से डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम न्यूमेरिकल अपर्चर। तो कैसा फॉर्मूला बनेगा बच्चों? फॉर्मूला भी रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है। तो वी नंबर किस पे डिपेंडेंसी जाएगा? सबसे पहले वेव प्रोपोगेशन पे, वेव कैसे चल रही है वो कौन बताता है? के बताता है। के क्या होता है बच्चों? वेव प्रोपोगेशन कोफिशिएंट, है ना बच्चे? बहुत अच्छे से पढ़ रखा हमने थर्ड यूनिट के बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं। और किस पे डिपेंडेंसी आनी चाहिए? ए। ए क्या है बच्चों? ए हमने मान लिया रेडियस ऑफ, क्या है बच्चे? कोर की रेडियस है ये। चलो इस पे डिपेंडेंसी आ गई। दूसरी किस पे डिपेंडेंसी आनी चाहिए? न्यूमेरिकल अपर्चर पे डिपेंडेंसी आनी चाहिए। भाई न्यूमेरिकल अपर्चर भी तो एक पॉइंट वाला है जहाँ पर हमने एक्सेप्टेंस एंगल कराया था। चलो इस पर डिपेंडेंसी आएगी, सारी की वैल्यू रख दो। अब बन गया फॉर्मूला। इसमें क्या है? के की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2 पाई बाई लैम्डा। कैसा होती है बता रखी है उस वीडियो में। ए एज इट इज। न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। अगर म्यू को हम एयर से मान लें, एयर से ही मान लेते हैं अमूमन, ये वैल्यू रखते हैं। म्यू क्या था बच्चों? जहां से वेव आ रही थी उसे म्यू को 1 मान लिया, एयर है वो। तो बन गया फॉर्मूला। बताओ कितना आसान है बच्चों ये। तो यानी कि वी नंबर डिफाइन करेगा कि वो फाइबर मल्टी मोड है या सिंगल मोड है। सिंपल बात नहीं है, वी तो डिसाइड करेगा ना वो चीज। एक पैरामीटर हमने बना लिया, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि ये कौन से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और उससे हम डिफाइन कर लेंगे सिंगल मोड है मल्टी मोड है। तो बच्चों सिंगल मोड कब तक रहता है ये? जब v की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2.405 हो, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगल मोड। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। ये हमने फाइंड कर रखी है वैल्यूज, ठीक है। अगर v की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई 2.05 से ज्यादा, तो कहाँ चले जाएगा? मल्टी मोड की तरफ। ये क्या है? मल्टी मोड है। पता चल गया बच्चों हमें। ये क्या होगा? सिंगल मोड, ये होगा मल्टी मोड। बिल्कुल एकदम डिफाइन वैल्यूज है इनकी, ठीक है, ये पता चल गया। अब बच्चों क्वेश्चन में ये फाइंड करने के लिए भी आता है कि दे देगा ये दिस वैल्यू दे देगा, म्यू 1 दे देगा, म्यू 2 ए दे देगा, लैम्डा को दे देगा, सब कुछ, और बताएगा कि एक किसी फाइबर में उसके मोड फाइंड करो, उसमें कितने मोड होंगे, मतलब कितनी वेव प्रोपोगेट कर पाएगी। मल्टी मोड में ही तो फाइंड कर पाएगा वो। कोई भी मल्टी मोड फाइबर दे देगा, उसमें कहेगा नंबर ऑफ मोड फाइंड करो भाई कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोड कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? मल्टी मोड कौन कौन से थे हमारे? 2 थे मल्टी मोड फाइबर, अगर ध्यान हो आपको क्लासिफिकेशन में हमने बताया था। पहला कौन सा था? स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। दूसरा कौन सा था? ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। था नहीं बच्चों? तो ग्रेडेड इंडेक्स के लिए क्या हो? मल्टी मोड्स, नंबर ऑफ मोड्स, और स्टेप इंडेक्स के लिए क्या हो? अलग अलग डिफाइन होते हैं, उसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। पहले क्या फाइंड किसके लिए देख लेते हैं? नंबर ऑफ मोड्स फॉर स्टेप इंडेक्स के लिए देख लो। इसकी वैल्यू होती है बच्चों, क्या होती है वैल्यू? वी स्क्वायर बाई 2। किसकी होती है ये? तुम्हारे सॉरी इसकी, स्टेप इंडेक्स की। सिंपल है बच्चे, ये होती है। अब सेकंड देख लेते हैं, क्या? नंबर ऑफ मोड्स बाई सिंपल फॉर किसके लिए? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। फाइबर के लिए क्या होती है? वी स्क्वायर बाई 4 हो जाती है, बस सिंपल। यहाँ पर वी स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पर वी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी। ये ग्रेडेड के लिए हो जाएगा। नंबर ऑफ मोड कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है बच्चों, समझ गए सब? पूरा फॉर्मूला समझ गए क्या हो रहा है? ये बिल्कुल समझ गए होंगे। न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों यहाँ से, 2 नंबर में क्वेश्चन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर दोगे। अब देखते हैं एटीनेशन क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का। क्या नाम है इसका बच्चों? एटीनेशन। एटीनेशन बच्चों क्या होता है? ऐसा समझ लो, एटीनेशन अटकना किसी चीज का। अटकना मतलब लॉस। ऑब्वियसली बच्चों ऑप्टिकल फाइबर में लॉस भी तो होंगे। एटीनेशन बोलते हैं उसे फिजिक्स की भाषा में, बस इतना समझ लो। तो एटीनेशन किन कौन सी चीज पर डिपेंड करेगा? डिपेंडेंसी देख लेते हैं उसकी, कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है और उसका क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। बस सिंपल क्या होगा, क्या होता है बच्चों? एटीनेशन ए से डिफाइन करते हैं। ए इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 10/L
लॉजिकली अभी समझ लेंगे है क्या है। log बेस 10 पी आई डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है इसका। ये क्या है बच्चों, लॉस है या एटेन्यूएशन। ये क्या होगा बच्चों, 10 बाई एल। एल क्या है बच्चों, ये लेंथ इन किलोमीटर। किसकी लेंथ है किलोमीटर में, ऑप्टिकल फाइबर की। भाई ऑब्वियसली एक बार बताओ बच्चों, एल क्या है, लेंथ है। चलो अभी पढ़ते हैं इस चीज को। पी आई क्या है और पी नॉट क्या है, पहले ये देखो। पी आई है बच्चों हमारा पावर इन इनपुट, यानी कि जो पावर हम इनपुट में देंगे वो वाली पावर। और पी नॉट क्या है, पावर इन आउटपुट, जो हमें आउटपुट में मिलेगी। भाई इसी का रेशियो तो डिसाइड करेगा ना हमारा कि हमारा लॉस कितना हुआ। हम समझ लो कि पी आई हमने 50 जीबी में दे दिया कोई डाटा, जीबी में पढ़ लो, डीबी में पढ़ लो, वैसे डीबी में पढ़ते हैं इसे, है ना। दे दिया डाटा हमने इसको 50 जीबी, है ना, 50 जीबी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, पता चला वो ट्रेवल करता करता हमारा 25 जीबी बचा है, मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल समझ लो। तो आउटपुट में कम बच गया, है ना, तो उसका रेशो क्या डिसाइड करेगा, उसमें कितना एटेन्यूएशन है। इस पे क्वेश्चन करेंगे पूरे हम न्यूमेरिकल। सिंपल है बच्चों, पी आई क्या है इनपुट, पी ओ क्या है आउटपुट। इसके आई और ओ से भी समझ में आ रहा है ना बच्चों। एल क्या है लेंथ, किसमें, किलोमीटर में, किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की। चलो बच्चों अब देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस, और 2 नंबर के क्वेश्चंस और हमारा न्यूमेरिकल। इसके एक अलग सेपरेट वीडियो बना दें उस पर, वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। सेपरेट वीडियो देखते हैं उस पर अलग से। ठीक है बच्चों, करना क्या है तुम्हें करना है, पहले तो ये पढ़ना है और सब्सक्राइब करो बच्चों, इसको शेयर करो, लाइक करो बच्चों, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दो, है ना बेटा। चलिए।